हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले विराम चिन्ह के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विराम चिन्ह के बारे में। दोस्तों, विराम का अर्थ होता है ना रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, ठीक। अब देखिए, भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में, या फिर वाक्य के अंत में आता है, उसे ही विराम कहते हैं। मतलब उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों हम कैसे करते हैं, तो ये भाषा के माध्यम से, भाषा चाहे लिखित रूप से हो, चाहे मौखिक रूप से हो, चाहे सांकेतिक रूप से, हम इन तीनों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह है, ये वाक्य के बीच में भी लग सकते हैं और अंत में भी लग सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये देखिए ना, विराम चिन्ह के लगने से अलग अलग वाक्य एक ही रहेगा, लेकिन उन जो विराम चिन्ह है उसके स्थान परिवर्तन की वजह से पूरा का पूरा अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा अर्थ अलग हो जाता है। देखिए ना, यहाँ पे जो है ना, रोको मत जाने दो, वही चीज़ें सेम नीचे भी लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका स्थान परिवर्तन किया गया। स्थान अलग अलग इनका स्थान है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ हमने मत के पीछे विराम चिन्ह लगाया है, इधर रोको के पीछे, और इन दोनों के अलग अलग जगह पे लगा देने से पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल गया। देखिए, इसका मतलब ये हो गया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो पहला का, इसका मतलब कि रोको मत उसे जाने दो। और दूसरा देखिए, रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोको मत जाने दो, उसको जाने नहीं देना है। तो देख रहे हैं, इस चिन्ह के स्थान अलग अलग जगह पे लगा देने से पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है, पूरे अर्थ में उसके परिवर्तन हो जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम जो होते हैं ना 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और सबके बारे में आप डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पहला है अल्प विराम। अल्प मीन्स होता है आधा, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, विराम मीन्स ठहराव, मतलब थोड़ा ठहराव। इसमें बहुत थोड़ा सा एकदम ठहराव रहेगा, ठीक है, समझिएगा। समान आधार वाले या समान अधिकरण वाले शब्दों के साथ प्रयोग, जैसे राम, श्याम, मोहन, संतोष। हम कोई भी बोलते हैं ना, जैसे नाम किसी का लेते हैं ना, राम, श्याम, मोहन, संतोष, तो जब भी हम एक एक शब्द बोल रहे हैं, वैसे थोड़ा सा एकदम ठहराव ले रहे हैं। जैसे हमने बोला राम, फिर श्याम, फिर मोहन, राम, श्याम, मोहन, तो उसमें बहुत थोड़ा सा ठहराव ले रहे हैं दोस्तों। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, और विराम का मतलब ठहराव, तो एकदम थोड़ा सा ठहराव लेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखिए, अल्प विराम का प्रयोग लगातार 3 बार ही किया जा सकता है। उसके बाद व, तथा, और का प्रयोग होता है अल्प विराम के लिए, ठीक है। जैसे में उदाहरण देखिए, राम, श्याम, मोहन, संतोष और गोविंद दिल्ली गए। हमने एक वाक्य बोला, राम, श्याम, मोहन, संतोष और गोविंद दिल्ली गए। अब यहाँ पर देखिए, हम कितना लगाएंगे, सिर्फ 3। लगातार जो है अल्प विराम सिर्फ 3 बार ही लगा सकते हैं। तो राम के यहाँ लगा देंगे, श्याम के बाद लगा देंगे, मोहन के बाद लगा देंगे। अब देखिए, हम संतोष के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? क्योंकि 3 बार ही ज़्यादा लगातार कर सकते हैं प्रयोग। तो इसके बाद हम अल्प विराम के लिए अल्प विराम की जगह संतोष के बाद, यहाँ है ना, संतोष के बाद अल्प विराम तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो अल्प विराम की जगह हम और लगाएंगे, या फिर व लगाएंगे, या फिर तथा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए, अर्धविराम की बातें करें। अर्धविराम जो है ना, ये दोस्तों वाक्यों को तथा उपवाक्यों को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। और अर्धविराम जो होता है, ये एक ऊपर गोला होता है, नीचे हल्का सा अल्प विराम की तरह होता है। ध्यान रखिएगा, ये रहा इसका सिंबल। उसके बाद पूर्ण विराम दोस्तों, इसमें पूरी एक खड़ी पाई रहती है, ठीक है। इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है ना, हिंदी में सबसे ज़्यादा होता है। हिंदी में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए दोस्तों, कोई भी वाक्य हो, जब उसका अंत होता है ना, जैसे मैंने बोला राम दिल्ली जाता है, ठीक है, तो जो उसका अंत है, जाता है के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है, मतलब वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो कोई चिन्ह का प्रयोग हो या ना हो, लास्ट में इसका होना तो जरूरी ही है। सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको छोड़ करके, तो इसकी संख्या बहुत हिंदी में प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा। यह जो चिन्ह है ना, हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। एग्जाम में पूछेगा हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? अब दोस्तों पढ़ेंगे योजक चिन्ह। इसी को बोलते हैं संयोजक चिन्ह, और इसी को बोलते हैं समासिक चिन्ह। अगर एग्जाम में पूछे समासिक चिन्ह है किसे बोलते हैं, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम, तो याद करना जरूरी है ना इन सब का। जो भी चीज़ें हैं, योजक, संयोजक, समासिक, मतलब दोस्तों इसका जो अन्य नाम है ना, उसको भी याद करना बड़ा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा।
इसमें देखिए क्या होता है, पुनरुक्ति शब्द युग में इसका प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति का मतलब दोस्तों पुनः उक्ति, ठीक है, मतलब किसी भी शब्द का 2 बार रिपीटेशन, ठीक है, किसी भी शब्द का 2 बार रिपीटेशन। जैसे बोलते हैं ना राम राम, तो राम राम, तो इन दोनों के बीच में जब पुनरुक्ति, जब एक ही शब्द का 2 बार उच्चारण हो या फिर 2 बार लिखते हैं तो उनके उच्चारण में तो नहीं दोस्तों, उच्चारण हम करेंगे तो हम थोड़े ना बोलेंगे संयोजक चिन्ह, राम संयोजक चिन्ह फिर राम, नहीं, जब लिखते हैं ना तो फिर उनके बीच में ये संयोजक चिन्ह लगाया जाता है। हमने लिखा राम राम, जब कहते हैं ना राम राम, तो राम लिखने के बाद फिर हम इसमें संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह ये लगाएंगे, उसके बाद राम लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जो समासिक चिन्ह होता है दोस्तों, ये निर्देशक चिन्ह से अलग होता है। निर्देशक चिन्ह इससे बड़ा होता है, इसको याद रखिएगा, निर्देशक चिन्ह अलग होता है। देखिए सार्थक और निरर्थक शब्दों में भी लगाया जाता है, ठीक है, जैसे देखिए अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, इसमें देखिए उल्टा जो है ये आपका सार्थक है। सार्थक मतलब कि जिसका अर्थ निकले, ठीक है, और निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ नहीं निकले। तो उल्टा का तो अर्थ निकल रहा है, ये सार्थक है। पुल्टा का क्या अर्थ निकल रहा, नहीं निकल रहा दोस्तों, ये निरर्थक है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। उल्टा का कोई मतलब होता है क्या, नहीं मतलब होता। उल्टा का तो सभी जानते हैं कि हाँ इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा उसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए योजक चिन्ह के स्थान पर और व तथा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, योजक चिन्ह के स्थान पर और व तथा का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा कैसे किया जा सकता है दोस्तों, उसका भी उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे हमने बोला उल्टा पुल्टा, ठीक है ना, अभी पढ़ा हमने उल्टा पुल्टा, तो उल्टा के बाद एक डैश लगा था, उसी को संयोजक बोलते हैं, ठीक है ना। हम उसको हटा देते हैं और अभी लगाकर चेक करते हैं क्या सही बात है ये, तो हमने बोला उल्टा और पुल्टा, उसकी जगह और लगाया, तो उल्टा और पुल्टा। क्या कोई मतलब उसमें मतलब अलग आपको कुछ समझ में आ रहा, नहीं, अलग कुछ भी नहीं दोस्तों। और लगाइए चाहे वह लगाइए चाहे तथा लगाइए, सब एक बराबर है, ठीक है। चाहे निर्देशक चिन्ह लगा दीजिए, उस निर्देशक चिन्ह, सॉरी निर्देशक चिन्ह नहीं दोस्तों, निर्देशक चिन्ह जैसा है ये, बट निर्देशक चिन्ह ये नहीं है। देखिए निर्देशक चिन्ह ये है, ये जो है ये योजक संयोजक, बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, दोनों सेम है इसलिए। तो इसका मतलब ही होता है और व तथा, ठीक है ना। चलिए हम मतलब उल्टा पुल्टा के बीच में अब हम व लगाएंगे, देखते हैं उसका मतलब परिवर्तन होता है क्या अर्थ। उल्टा व पुल्टा, क्या कोई परिवर्तन हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए अच्छा अब तथा लगाएंगे, उल्टा और उल्टा तथा पलटा, सॉरी उल्टा तथा पलटा, हाँ, इन लोगों के कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे इन सब का प्रयोग किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तुलनावाचक वाक्यों में सा से सी के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं चाँद सा, ठीक है ना, तुम सा, चाँद सा, तुम सा, आप सा, तो सा से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद निर्देशक चिन्ह, ये देखिए क्या होता है, ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ठीक है ना, ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है और संवाद लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मनीष है, राकेश है, जैसे नाटक काटक होता है ना दोस्तों, किसी किताब में हम नाटक काटक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जो मतलब नाटक करने वाले होते हैं तो उनका पहले नाम लिखा होता है, उसके बाद एक डैश दिया होता है इस तरह से, उसके बाद वो क्या बोलता है वो लिखा होता है। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ कि मनीष, देखिए यहाँ मनीष है तो इसका मतलब मनीष अब क्या बोलेगा उसके बारे में लिखा, मतलब आगे लिखा जाएगा उसके, लेकिन उसके पहले एक डैश लगाया जाएगा। तो यही है, इसी को बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। मनीष ने बोला तुम कहाँ काम करते हो, राकेश बोला मैं नई दिल्ली में रहता हूँ या फिर मैं नई दिल्ली में काम करता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है संवाद लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए त्रुटि पद, हंस पद, काक पद, विस्मरण चिन्ह, इसी का नाम है दोस्तों, चारों का चारों इसी का नाम है, याद रखिएगा। इसमें से कोई भी एक नाम दे देगा तो ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ोगे नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। तो इसमें से कोई भी एक नाम दे दिया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप याद नहीं रखोगे तो। देखिए इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, क्या होता है ये, इसमें जैसे आप कोई वाक्य लिखते हैं ना दोस्तों, तो वाक्य लिखते हैं तो बीच में कभी कभार छूट जाता है, ठीक है ना, हम उसको नहीं लिख पाते, बीच में छूट जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अब इसको लिखे कहाँ। तो क्या होता है कि इस चिन्ह का प्रयोग करके आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है त्रुटि पद या हंस पद या काक पद या विस्मरण चिन्ह। देखिए जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर छूट जाए, लिखने में छूट जाता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। राजा दशरथ के 4 थे, हमने लिखा राजा दशरथ के 4 थे। अब इसमें हमें लिखना था पुत्र, ठीक है, बट पुत्र हम नहीं लिख पाए गलती से, ये हमसे छूट गया। तो अब क्या करेंगे, अब जगह तो है नहीं बचा इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे पुत्र, इसके ऊपर या इसके नीचे पुत्र लिखने के बाद
मतलब कोई भी पढ़ेगा तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये उसकी जगह पे लिख दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोष्टक। कोष्टक क्या है, देखिए गणित की बात करें तो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ठीक है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। लेकिन हम हिंदी की बात करें, हिंदी में ये कोष्टक रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोष्टक हिंदी का ये हो गया, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। तो इन सब का हिंदी में प्रयोग नहीं होता, हिंदी में प्रयोग सिर्फ छोटा कोष्टक का होता है। एग्जाम में पूछेगा हिंदी में कौन से कोष्टक का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा छोटा कोष्टक। अब इसके बाद अवतरण चिन्ह पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं दोस्तों उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और इसकी देखिए पहचान जो होती है ये है आपका, देख रहे हैं, एक तो इकारी है, एक दुहरी है, दोनों में से कोई भी है। तो देखिए एक इकारी चिन्ह होती है, इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रयोग होता है ना, उपनाम हो गया किसी का, पुस्तकों का नाम हो गया, उपाधियों का नाम मतलब उपाधियों हो गया, उसको हम करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। उपनाम का मतलब कि किसी का उपनाम हो गया, पुस्तक का मतलब कुरान हो गया, रामायण महाभारत, ठीक है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी पुस्तकें। तो इन सबको हम सिंगल वाले में रखेंगे, सिंगल में रख देंगे, ठीक है। उपाधियाँ हो गई। अच्छा अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों कोई बताएगा राम रायन को उपाधि किसने, मतलब राम रायन को उपाधि किसको मिली थी और किसने दिया था, कमेंट कीजिएगा अगर पता होगा तो, ठीक है। तो जैसे राम रायन को उपाधि, चलिए हम बता देते हैं, राम रायन को उपाधि जो है ये आपका रामचंद्र देव को दिया गया था। किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। तो हमें लिखना होगा राम रायन, ठीक है, तो हम सिंगल वाले में करेंगे, इकहरे चिन्ह में करेंगे, ठीक है। अब दोहरी चिन्ह का देखिए, इसका कहाँ मतलब यूज होता है, नारे हो गए, नारे का मतलब कि जैसे लोग नारा लगाते हैं ना, वो हो गया। कथन हो गया, लोगो हो गया, कंपनी का लोगो होता है ना दोस्तों, लोगो। और महत्वपूर्ण उक्ति हो गई, या फिर सुक्ति हो गई, या फिर ध्येय वाक्य हो गया। इन सब के लिए दोहरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इन सब का दोहरी चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, उपनाम, पुस्तकों, उपाधियों, और इसको नारे, कथन, लोगो नहीं दोस्तों, लोगो किसी कंपनी का लोगो होता है ना, वो महत्वपूर्ण उक्ति या सुक्ति या फिर ध्येय वाक्य, ठीक है। तो इसके लिए दोहरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट। अब ध्येय वाक्य की बात करें तो देखिए ये मतलब लिखा होता है ना, सत्यमेव जयते, ये क्या है, ये ध्येय वाक्य। तो ये हम दोहरी चिन्ह में इसको यूज करेंगे, ठीक है। दिल्ली चलो, ये नारा है, तो इसको भी हम दोहरी चिन्ह में प्रयोग करेंगे। देखिए परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, जो भी उक्ति सुक्ति जो भी चीज़ें हैं ये आपकी दोहरी चिन्ह के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे उपविराम, ठीक है, उपविराम। इसमें देखिए क्या होता है, उपविराम को अपूर्ण विराम बोलते हैं। और इसका देखिए पहचान ये रहा, पहचान देखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इसको देखिए, हम बोलते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम, तो पहले इसको पहचानिए कि आखिर इसका रूप कैसा है। तो ये रहा इसका रूप। और देखिए ये विसर्ग से अलग है, विसर्ग अलग होता है दोस्तों, ये अलग होता है, हालांकि दोनों सेम दिखते हैं बट अलग अलग होता है। इसका प्रयोग शीर्षक के रूप में करते हैं, ठीक है। शीर्षक जैसे आप कोई हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक दोस्तों। जैसे हमने बोला दहेज, तो दहेज हमने बोला तो आपके भाव में, आपके विचार में, आपके माइंड में एक खाका तैयार होगा कि दहेज एक बुराई है यार, दहेज अच्छी चीज़ें नहीं है, तमाम चीज़ें समझ में आने लगेगी। हमने बोला चीन, तो आप बोलोगे, आपके माइंड में ये समझ में आएगा चीन यार एक मुसीबत है, कुछ ना कुछ मुसीबत लेके आता। अभी कोविड-19 का मतलब केस चल रहा है ना, तो वो मुसीबत लेके आया। लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बदमाश है बहुत ज़्यादा, अपने अगल बगल जितने भी देश है सबसे लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये चीज़ें एक तरह से मतलब शीर्षक का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दहेज एक सामाजिक बुराई, चीन एक मुसीबत, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, शीर्षक, ध्यान रखिएगा। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह मतलब दोस्तों जो मतलब इम्पोर्टेंट है ना उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। देखिए वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, कमायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो हमने यह कमायनी ये महत्वपूर्ण है तो हमने इसको रेखांकित कर दिया है, ठीक। अब देखेंगे हम लाघव चिन्ह, ओके, लाघव चिन्ह। इसको देखिए, लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हम कोई भी चीज़ें हैं उसको अगर हमें छोटा में लिखना है तो हम क्या करेंगे कि उस अक्षर को लिख करके उसके पीछे हम छोटा सा गोला बना देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी जैसे कोई फेमस हो गया ना, कोई चीज़ फेमस है तो उसके बारे में करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हमने ऊ के पीछे लग दिया तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये उत्तर प्रदेशी हो सकता उत्तम हो, ठीक है, और प्र की जगह प्रक्रिया हो। तो जो चीज़ें फेमस हो गई तो उसके पीछे लगा दिया जाता है। बस आप इतना समझिए कि लाघव चिन्ह ये जो है ये संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए, ठीक है, छोटा बना करके किसी को लिखने के लिए किया जाता है, बस काम खत्म, ध्यान रखिएगा।
और ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करते इसी पर क्योंकि बहुत लंबी जा रही है और हम नेक्स्ट में अगला देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।